नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। कहते हैं कल्पनाओं की सीमा नहीं होती, लेकिन जब कल्पनाओं की काल्पनिक सोच शब्दों के माध्यम से जीवन की कटु वास्तविकताओं से संजीवनी हासिल करती है तो कुछ बहुमूल्य साहित्यिक रचनाओं का निर्माण हो जाता है। हमारी आज की मेहमान भी इसी क्षेत्र से जुड़ी हैं। आप प्रतिष्ठित लेखिका हैं, साहित्यकार हैं और आधी सदी से भी ज्यादा समय और सही मायनों में कहें तो लगभग 6 दशक से लेखन से जुड़ी हैं। आपकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं, उपन्यास, कविताएं हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों को प्रेरित भी कर रही हैं। साहित्य से जुड़े विभिन्न पुरस्कारों से आपको पुरस्कृत किया जा चुका है, जिनमें साल 2017 के लिए व्यास सम्मान भी शामिल है। हमारी आज की तेजस्विनी है प्रतिष्ठित जानी मानी लेखिका ममता कालिया जी। ये कहानी है देश की जानी मानी लेखिका ममता कालिया की, जिनकी जिंदगी जब कतरा कतरा आगे बढ़ रही थी तो अनुभवों के आधार पर वैचारिक द्वंद्व आकार लेने लगा, जो उनके लेखन में पिछले 60 सालों के कालखंड में प्रतिबिंबित होता रहा है। हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के विद्वान पिता की छत्र छाया में पुस्तकों की दुनिया में ही बचपन ने अंगड़ाई ली। 9-10 साल की उम्र में कविताएं लिखने से शुरू हुआ सिलसिला 1971 में पहले उपन्यास बेघर के पड़ाव पर पहुंचा और उससे आगे निबंध और अब संस्मरण तक जा पहुंचा है। ममता जी ने हिंदी कहानियों के संसार में अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराई है। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, एक पत्नी के नोट्स जैसे अनेक उपन्यास, खांटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करें जैसे कविता संग्रह, यहाँ रहना मना है, आप ना बदलेंगे जैसे नाटक संग्रह, कितने ही संस्मरण, अनुवाद और संपादित संकलन। बहुत विस्तृत है इनका रचना संसार, जिसके चलते साहित्य भूषण सम्मान, अभिनव भारती सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, लम्हे सम्मान समेत अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों का सम्मान मिला, जिनमें वर्ष 2017 में उपन्यास सुखम दुखम के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान भी शामिल है। ममता कालिया जी और उनके जीवन साथी जाने माने साहित्यकार श्री रविंद्र कालिया जी के साहित्यिक योगदान पर मासिक पत्रिका समावर्तन ने पूरा 1 अंक उन्हें समर्पित किया। हिंदी साहित्य को अतुलनीय योगदान देने वाली 6 दशक से लेखन को समर्पित व्यास सम्मान से सम्मानित ख्याति प्राप्त लेखिका ममता कालिया जी ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं बातचीत और झांकते हैं ममता कालिया जी के जीवन में और देखते हैं कि उन्हें किन चीजों से प्रेरणा मिलती रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ममता जी। सही नाम, एक ही नाम है हमारा, तो अच्छा लगेगा जब आपको अपने नाम से पुकार रही हूँ आज मैं। आप इतने लंबे समय से लिख रही हैं, 60 साल से ऊपर का वक्त हो गया है जब से आपने रचनाएं लिखनी शुरू की। लेकिन जाहिर है पूछना चाहेंगे यही कि पहली रचना कब लिखी थी आपने? मैं उसमें बीए पार्ट 1 में पढ़ती थी और इंदौर में क्रिश्चियन कॉलेज में मैं विद्यार्थी थी। वहाँ और भी बहुत सारे लेखक थे जो लिखते थे और मेरे से ज़्यादा नाम कमा चुके थे। चंद्रकांत देवताले, रमेश बख्शी, ये सब मुझसे सीनियर थे, सरोज कुमार। तो इन सब का मैं देखती थी कि बड़ा नाम रहता था, बड़ा दबदबा रहता था। और क्योंकि इंदौर में एक परंपरा थी बहुत अच्छे कवि सम्मेलनों की, तो वहाँ पर मैं देखती थी कि ये लोग भी बुलाए जाते थे। और मेरे अपने घर का माहौल भी ऐसा था कि जिसमें लिखने और पढ़ने को सबसे ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मेरे पिता आकाशवाणी में काम करते थे, तो मुझे लगातार कलाकारों से मिलने का, उनको देखने का अवसर मिलता रहता था। तो मेरी दुनिया में देखा जाए तो लेखन और किताबें बहुत पहले से शामिल हो गए थे। तो फिर बचपन से ही आपको लिखने पढ़ने का शौक था? तो बचपन में लिखती भी थी क्या? हाँ, मैंने बचपन में बच्चों की कहानियां लिखी। अच्छा। और उसके बाद मैं लिखाई पढ़ाई में लग गई, तो मैंने बीच में थोड़े साल छोड़ दिया था ये काम। और जाहिर है कि क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ती थी तो सारा मेरा फोकस जो था वो अंग्रेजी और फ्रेंच के ऊपर था उस समय। उसके बाद जब इंदौर आए तो ना वहाँ पर अंग्रेजी रही ना फ्रेंच रही, तो ले देकर 3 विषय लेकर बीए करना था। और तब मैंने देखा कि मेरे पास इफरात समय बचा था कि मैं लेखन की तरफ ध्यान दूं। और पढ़ते पढ़ते देखिए लेखक बन जाता आदमी, जैसे सुनते सुनते वक्ता बन जाते ना जी, इसी तरह से हम लोग पढ़ते पढ़ते लेखक बन जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उसने लिखा है, हम भी कोशिश करें। और घर में क्योंकि लेखक आते रहते थे, जाते रहते थे, बहुत ही किशोरावस्था में मैंने मुक्तिबोध जी को अपने घर में देखा है, मैंने बचपन में जैनेन्द्र कुमार को अपने घर में देखा है।
और न जाने कितने लेखकों को मंच से सुना, तो मुझे ये दुनिया बहुत आकर्षित करती थी। हाँ, क्योंकि आपके पिताजी भी साहित्य क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान रहे, तो जाहिर है कि बचपन में आपको गुड्डे गुड़ियों से ज्यादा किताबें मिलती होंगी, क्या सच है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि गुड्डे गुड़िया तो अपनी जगह थे, लेकिन किताबें घर में इतनी थी और इतना किताबें हमें होमवर्क की तरह दी जाती थी कि इनको पढ़ो, और मैं इन पर सवाल पूछूंगा जब पापा ये कह देते थे, तो हमें पढ़नी ही पड़ती थी वो किताबें, और ना केवल पढ़नी पड़ती थी, समझनी पड़ती थी, और सवालों के लिए तैयार रहना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मैंने समय बिताया अपने घर में, कि जहाँ मेरी तैयारी वो हो गई जो कि शायद किसी भी कहानी पाठशाला में नहीं हो सकती थी, साहित्य की किसी पाठशाला में नहीं हो सकती थी, जो तैयारी मैंने अपने घर में पाई। और फिर मुझे स्कूल और कॉलेज में लगातार इस तरह के साथी मिले कि जहाँ साहित्य को कुछ नंबर ज्यादा दिए जाते थे। अच्छा, मैं आपकी कविता की एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगी जिसमें आपने लिखा, प्यार शब्द घिसते घिसते चपटा हो गया है, अब हमारी समझ में सहवास आता है। कविताएं आपने बहुत लिखी थी शुरू में, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप उसके बाद कथाएं या कहानियां, उपन्यास की तरफ आपने रुख कर लिया? मुझे लगता है कि जब हम शुरू करते हैं तब ज्यादा तो हम अपने अंतर मन में झांकते हैं, और जैसे जैसे थोड़ी और समझदारी आती है तब हम आसपास भी निगाह डालते हैं। कहानी तभी पैदा होती है जब हम अपने मन की जगह दूसरों के मन में झांकते हैं। और जब मैं कविता लिखती थी तो मेरे ऊपर भी उस समय एब्सर्ड लिटरेचर का बहुत प्रभाव था, क्योंकि साठोत्तरी समय जो था, 7वां दशक, वो बड़ी तेजी से उसने प्रभाव ग्रहण किए थे अमेरिकन एब्सर्ड थिएटर और लिटरेचर के। तो वो सारे प्रभाव मेरे अंदर भी थे उस समय। सैमुअल बेकेट को हम लोग पढ़ा करते थे, पिंटर को पढ़ा करते थे, हैरोल्ड पिंटर को पढ़ा करते थे हम लोग। सबसे बड़ी चीज़ तो गिन्सबर्ग की कविताएं हमारे समाज में घूम रही थी। गिन्सबर्ग भारत आते थे और वो न केवल यहाँ पर हाशिश की एक इच्छा छोड़ जाते थे, साथ ही साथ वो एक एंग्री यंग मैन की इमेज भी छोड़ के जाते थे। तो उन सब के प्रभावों में मैंने इस तरह की कविताएं लिखी जो आपने अभी सुनाई हैं। बिल्कुल। और आज उन कविताओं पर मुझे खुद आश्चर्य होता है था कि जिन बातों को मैं जानती नहीं थी उन पर मैं कविता लिखती थी। और बड़ी साहसिक कविताएं, साहसिक विषयों के ऊपर आपने कविताएं उस वक्त लिखी थी। आपने जो बताया कि हम ये पढ़ा करते थे, कौन कौन से ऐसे हिंदी साहित्य के भी लेखक थे और विदेशी साहित्य के भी लेखक थे जिन्होंने आपको बहुत प्रेरित किया या आपके विचारों को बहुत प्रभावित किया? जब हम पढ़ते थे पाठ्य पुस्तकों में शायद इतनी रचनाओं की विविधता हमें नहीं मिलती थी। वहाँ तो हमें मिल्टन और जॉन बनियन और हेनरी जेम्स सब इकट्ठे पढ़ने पड़ते थे। लेकिन जब हम अपने अलग से पढ़ते थे शाम को, तो हमारी प्रिय लेखक उसमें आ जाते थे, जिसमें जेन ऑस्टन से लेके सिल्विया प्लाथ तक थी, उसमें प्रेमचंद से लेकर दिनकर तक थे। और वो इतनी जल्दी हमें याद हो जाती थी उस समय हर चीज़। हम जब पढ़ते थे तो हमें लगता था कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। अच्छा। उसको पढ़ के एक उपलब्धि की भावना आती थी। बिल्कुल। और बड़ा भरा पूरा लगता था। हमारा बहुत सामान्य जीवन था। हमारे पिता कहने को आकाशवाणी में बहुत उच्च अधिकारी थे, लेकिन जीवन हमारा बिल्कुल मध्यवर्गीय था। उसमें कोई शानो शौकत नहीं थी। जो भी शानो शौकत थी वो दिमाग की थी। क्या बात है, विचारों की थी। हाँ, सारा तो जीवन उच्च हम लोग विचार। लगातार एक दूसरे से आंदोलित होते थे, बातें करके किताबों की। बड़े बड़े लेखकों को, बड़े बड़े कवियों को हमने मंच से सुना। उस समय मंच की कविता बहुत सार्थक हुआ करती थी। हम भवानी प्रसाद मिश्र को सुनते थे। हमने कई बार अज्ञे जी को छोटी गोष्ठियों में सुना है। अज्ञे जी बहुत बड़े बड़े मंच कवि सम्मेलन में नहीं जाते थे, लेकिन छोटी आत्मीय गोष्ठियों में A.N. झा के घर में हमने अज्ञे जी के मुंह से उनकी कविताएं सुनी। नए लोगों को जब हमने पढ़ा जो हमसे बड़े थे लेकिन उस समय के नए थे, जैसे कैलाश वाजपेयी की हमने कविताएं सुनी। एक बार उनसे हमने सुनी, कुछ मत पूछो दर्द बढ़ेगा, ऊबो और उदास रहो। हम सोचते थे कैसा आदमी है ये, ऊबो और उदास रहो, इसी में वो आनंद लेता है। फिर जब हमने काफका और कामू पढ़ा और सार्थ पढ़ा, तब हमें पता चला कि ये भी एक दौर है कि जिसमें साहित्य में ऊबे रहना, उदास रहना, उलझे रहना एक फैशन है। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए ममता जी, आपने अपनी उपन्यासों में, अपनी कहानियों में कई अलग अलग पहलुओं को सामने रखा है। एक तरफ
जैसे परदेसी आपकी जो कहानी है उसमें आपने हमारे भारतीय समाज की समृद्ध परंपरा को सामने रखा, वहीं आपने कुछ ऐसे पहलुओं को भी रेखांकित किया है कुछ अन्य कहानियों में, जैसे आपकी छोटी बेटी, तो कुछ ऐसे पहलू जिन्हें बदलना भी जरूरी है, चाहे विचारों के स्तर पर ही क्यों ना हो। आपके अपने जीवन के प्रसंग कितने हावी रहे हैं आपकी कहानियों में, आपकी रचना? देखिए, कोई भी लेखक शायद अपने जीवन से इतर नहीं लिखता है, और रचनाओं के जो बीज होते हैं वो तो कहीं हमारे अपने जीवन से उठाए होते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी कल्पना मिलाई जाती है, क्योंकि हम हर समय राम कहानी नहीं लिखते हैं। हम बहुत बार जग की कहानी लिखते हैं, संसार की कहानी लिखते हैं, और पात्र शुरू होता है लेकिन फिर वो पौधे की तरह न जाने कहाँ कहाँ की खाद पानी पाता है जी। और वो कुछ का कुछ बन जाता है। कई बार तो हमें भी नहीं पता होता है कि वो पात्र क्या बनेगा। लेकिन जैसा आपने अभी जिक्र किया आपकी छोटी लड़की कहानी का, मैं कहूँगी कि वो कहानी ऐसी है जो कि 3/4 मेरे जीवन से उठाई हुई है, और वाकई में मेरी किशोरावस्था इस तरह की थी, और वाकई में मेरे पास एक पिता के मित्र साहित्यकार मुक्तिदूत आए थे, जिन्होंने वाकई में मुझसे ये कहा था, मुझसे नहीं कहा था, मेरे पिता से कहा था कि इस लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी है। आप मुक्तिबोध की बात कर रहे हैं? मैं मुक्तिबोध की बात कर रही हूँ। मैंने उनका नाम मुक्तिदूत कर दिया, न जाने किस संकोचवश मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा वास्तविक हो जाएगा, तो मैंने मुक्तिबोध का नाम मुक्तिदूत कर दिया है उसमें। और वो लंबे से थे, और मुझे आज तक याद है कि वो हमारे घर में नागपुर में जब आए थे तो उनके पैर का छापा जब चादर पर पड़ा था, मेरे पिता ज़मीन पर गद्दा और चादर बिछाकर वहीं बैठकर बातें करते थे सबसे, उसको बैठक कहा जाता था उस कमरे को। तो बैठक में जब वो आए मुक्तिबोध जी, तो जो उनके पैर का पंजा जो छपा सफ़ेद चादर के ऊपर, वो मुझे कितने दिनों तक नहीं भूला, बल्कि अभी तक मेरी मेमोरी में वो है। अच्छा। क्योंकि तब मुझे ये लगा कि बड़े लेखक के पैर का पंजा भी बहुत बड़ा होता है। यहाँ तक की बात है। तो ये कहने की बात है कि इतनी गहरे प्रभाव पड़ते थे चीज़ों के। और आपकी छोटी लड़की कहानी में तो ये हुआ कि जैसे कि बालों का रिबन खोल देते हैं, ऐसे मैंने एक बार ज़रा सा उसको छुआ विषय को, वो खुलता चले गया, खुलता चला गया, खुलता चला गया। मतलब मुझे लगा कि इस कहानी का शायद कोई अंत ही नहीं है। इस तरह की कहानी है। हम 2 बहनें थे, 2 बहनों के बीच में कई बार मैं देखती हूँ बड़ी सघनता होती है। हम लोगों के बीच में सघनता कम थी, हम लोग के बीच में भिन्नता ज़्यादा थी, अभिन्नता कम थी हम दोनों के बीच में, और शायद वो अब तक कायम है। लेकिन आपकी मतलब जो बात का दूसरा हिस्सा है उस पर भी मैं कहूँगी कि वाकई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम बाहर से उठाते हैं। जी। और वो बाहर से जब उठाते हैं तब शायद हम ज़्यादा आज़ाद होते हैं उसको क्रिएट करने के लिए। वो चीज़ें जो हमें बांध रही होती है एक लेखक के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में, थोड़े से संकोच होते हैं आपके अंदर, थोड़ी सी वर्जनाएं होती हैं। हम कितना अपने को निर्वस्त्र करें कि न करें अपने मन को, इसकी एक सीमा होती है। लेकिन शायद आपकी छोटी बेटी इस रचना में आपने जरूर उन बंधनों को काफी हद तक दूर किया, और जिस खुलेपन के साथ आपने उन चरित्रों को सामने रेखांकित किया वो वाकई सराहनीय है, और बहुत से लोगों ने शायद उसमें अपनी कहानी भी देखी होगी। आपसे बातचीत जारी रहेगी ममता जी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें तेजस्विनी। पल पल मार्केट की खबर रखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आई जस्ट गो विद द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टेड LIC। LIC है तो कहीं और क्यों जाना। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, मैं NSO से सर्वे के लिए आया हूँ। आइए। मधु,
क्या तुम्हें एनएसओ के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल, एनएसओ का काम घर घर जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्चे, कृषि, रोजगार, बेरोजगारी जैसे सामाजिक आर्थिक विषयों पर सर्वे करना है। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा कि सर्वे को लेकर आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। एनएसओ सर्वे भारत सरकार की विकास और कल्याण की नीतियाँ और योजनाएं बनाने में प्रयोग होते हैं। गुड, और इसलिए हम आपके हर सवाल का जवाब बिना किसी झिझक के सही देंगे। करें विकास में भागीदारी, एनएसओ को दें सही जानकारी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हम मुलाकात कर रहे हैं जानी मानी प्रतिष्ठित लेखिका ममता कालिया जी से। ममता जी, आपने अपनी रचनाओं में विभिन्न चरित्रों को सामने रखा है। ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये तेजस्विनी कार्यक्रम है, महिलाओं के किस स्वरूप को आप अपनी रचनाओं में किस तरह उकेरना पसंद करती हैं? ममता, ऐसा है कि मैंने कोशिश ये की है कि मेरी रचनाओं में एक लड़ती भिड़ती बोलने वाली औरत हो। मेरी एक कहानी का नाम ही है बोलने वाली औरत, और मेरे कथा संग्रह का भी नाम है बोलने वाली औरत। और मैंने स्वातंत्र्योत्तर महिलाओं को ज़्यादा अपनी कहानियों में विषय बनाया है, क्योंकि मैं खुद आज़ादी के बाद अपना मैंने होश संभाला है और मेरे जीवन में किताबें आई हैं। तो मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि वो स्त्री जो शिक्षित है लेकिन परिवार में है और परिवार में लगातार चाहती है कि उसके अनुकूल परिस्थितियां हो, इन अनुकूल परिस्थितियों को कमाने के लिए स्त्री का जो संघर्ष है वो लगातार मैंने चित्रित किया है अपनी कहानियों में। चाहे वो लैला मजनू हो, चाहे एक अदद औरत हो, चाहे बोलने वाली औरत हो, है, चाहे वो समझिए कि और कोई भी आप रचना लीजिए, मेला हो, जो भी मेरी रचनाएं सामने आती हैं, या मेरे उपन्यास ले लीजिए आप, तो सपनों की होम डिलीवरी है और बेघर है, नरक दर नरक है। मैंने लगातार कोशिश की है कि मैं स्त्री के उस संघर्षशील रूप को लूं जिसमें वो रोज विजेता होती है, लेकिन वो जब कभी समझौता करती है परिवार में या समाज में तो सोच समझ के करती है। तो एक सकारात्मक संदेश कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आप देने की अपनी रचनाओं के जरिए कोशिश करती है। लेकिन ममता जी, ये बताइए, जैसे कि आपका कहना है कि मैं जितना लिखती हूँ मेरी लेखनी उतनी बदल जाती है। वक्त के साथ एक लेखिका के तौर पे आप कितना बदली हैं? मुझे लगता है मैं बहुत बदली हूँ, क्योंकि पहले मैं शायद ज़्यादातर जय विजय की बात एक व्यक्तिगत और निजी तौर पर देखा करती थी कि किसी तरह से मैं ये दिखाऊं जैसे कि मैं बिल्कुल निष्पाप और निष्कलुष, तेजस्वी और विनर के रूप में निकल कर आऊँ। लेकिन बात की मेरी रचनाओं में मैंने देखा कि जीवन इतना सरल नहीं होता है, और एक स्त्री के लिए तो कभी भी सरल नहीं रहा है। लेकिन आप स्त्री के तौर पर ये, क्योंकि आप स्त्री के जीवन की बात कर रहे हैं, आपके जीवन साथी के लिए जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि श्री रविंद्र कालिया जी भी बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, और आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई? क्या साहित्य ही जरिया बना इस मुलाकात का? हाँ, देखिए, उनसे मेरी मुलाकात एक सेमिनार में हुई थी। मुझे अभी तक तारीख भी याद है, 30 जनवरी 1965 को एक कथा गोष्ठी थी चंडीगढ़ में, जिसका नाम था कहानी सवेरा। तो मंच पर बहुत बड़े बड़े रचनाकार थे हमारे साथ, मोहन राकेश, कमलेश्वर, नामवर जी, गंगा प्रसाद विमल, परेश, अनीता औलख और मैं। और मुझे पर्चा पढ़ना था आज की कहानी पर, जो कि मैंने पढ़ा उस समय, और नामवर जी ने मंच से कहा कि ये पर्चा सबसे अच्छा आज का पर्चा था। अच्छा। तो मुझे तो एक तरह से पुरस्कार मिल गया नामवर जी से ये बात सुनकर, क्योंकि बाद में भी मैंने देखा बाद के वर्षों में कि नामवर जी आसानी से किसी की तारीफ नहीं करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैं उत्तीर्ण हो गई किसी काम में। उस समय जब वापसी की मेरी बस यात्रा थी, उसमें रविंद्र कालिया मेरे साथ साथ वापस आए। हम लगातार बातें करते रहे। बीच में बस खराब हो गई तो हमें और मौका मिल गया बातें करने का, और बातों में ही हमने ये पहचान लिया कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो सकते हैं। और ये दोस्ती बढ़ती गई, और जाहिर है कि दो जवान लोग जब मिलते हैं तो उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्रेम और आकर्षण की ओर चली जाती है।
और हमने बहुत जल्द ये ज़्यादा समय नष्ट नहीं किया और हमने बहुत जल्द ये तय कर लिया कि हमें इकट्ठे रहना है और अब से साथ ही रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत कोई सहमति प्रधान जीवन जिए। मैं वही जानना चाह रही थी कि देखिए जब दो लेखक साथ रहते हैं हाँ, लेकिन तो विचारों की रगड़ तो लगती है। तो ये प्रभाव और आपके भी उनका और हमारा लेखन बिल्कुल अलग अलग किस्म का लेखन है। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर बहुत लिखा है, मैंने शायद अल्पसंख्यकों पर इतना नहीं लिखा है। कहीं कहीं मेरे पास पात्र आते हैं, लेकिन उनका तो पूरा जीवन जैसे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदना से भरा हुआ था। खुदा सही सलामत है, उनका जो उपन्यास है वो पूरा का पूरा अल्पसंख्यकों पर है और इस सांप्रदायिक सद्भाव पर है सबसे बड़ी चीज़। तो लेखक के रूप में वो बिल्कुल एक अलग किस्म की दुनिया बनाते थे जी। और वो केवल कहानी को समर्पित व्यक्ति थे। मैं तो अभी तक कविताएं लिखती हूँ, कई बार मैंने एकांकी भी लिखे हैं और मैंने खंड काव्य भी लिखा। उनका जो संस्मरण था गालिब छूटी शराब, वो तो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कि उनकी सारी किताबों को ढक लेता है। लेकिन आपके पति ने संस्मरण लिखे, अब आप भी संस्मरण लिख रही हैं जी। तो इसकी तरफ रुचि आपकी कैसे जागी? ऐसा है कि जीवन को याद करने के बहुत मौके आते हैं। ये तो संपादकों का भी दबाव होता है, प्रकाशक का भी दबाव होता है कि आप उस समय के बारे में लिखिए जिस समय आपने लिखना शुरू किया, क्योंकि उस समय को बताने वाला कोई और नहीं रहेगा। संस्मरण इसीलिए एक बहुत ही मूल्यवान विधा है, बिल्कुल। क्योंकि जो आपने जिया जीवन वो कोई और नहीं जी पाएगा, और उस जीवन को जैसा हमने देखा अपनी निगाहों से, उस जीवन को कोई और नहीं देख पाएगा। लेकिन आपने एक बात है कि उस दौर के संस्मरण तो आप लिख ही रही हैं, लेकिन जी। इस दौर की तकनीक से भी आप कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं आप। लेकिन कहीं आपको ये नहीं लगता मुझे कि अच्छा लगता है? देखिए, कहीं मेरा एकाकीपन जो है दूर होता है इन सारे माध्यमों से, जो आधुनिक माध्यम है संवाद के, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और तमाम और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वहाँ बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, नए लोगों के विचारों को जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अपने से हमेशा युवा लोगों के साथ बैठना, बात करना, संबोधित होना बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं जो एक्सचेंज किए जाते हैं, लेखन को भी आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। कहीं आपको एक साहित्यकार के तौर पर यह भी लगता है कभी कि सोशल मीडिया और साहित्य के बीच में कहीं ना कहीं द्वंद्व है? कभी आपको ये महसूस हुआ? नहीं, ये द्वंद्व धीरे धीरे मिटेगा। देखिए, ये थोड़ा सा कम भी हो रहा है। ये द्वंद्व पहले तो बहुत ज्यादा था जी। जब बिल्कुल भी हम लोग इन नए मंचों को महत्व नहीं देते थे, लेकिन अब कई ऐसे नए लेखक आ गए हैं सामने कि जिनको आप पढ़ते और सुनते हैं तो आप समृद्ध होते हैं जी। बहुत से ऐसे लेखक हैं कि जिनको हमने केवल इन्हीं नए मंचों पर सुना और उनसे हम समृद्ध हुए पढ़कर, तो अच्छा लगता है। विनोद विट्ठल की कविताएं हैं, गणेश गनी की कविताएं हैं, अंबर पांडे और सुशोभित का गद्य जब जब हम पढ़ते हैं तब तक कोई नई बात पता चलती है। वो बहुत से ऐसे नए लड़के हैं, लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा अनुवाद कर रहे हैं, वो शेयर करते हैं उनको, कभी किसकी डायरी, कभी किसका संस्मरण, यानी कभी एक ऐसी दुनिया है जिसमें बहुत कुछ है, लेकिन आपको अपने लिहाज से उसको यूज करना है। एक बात बताइए, क्योंकि आप इतनी बड़ी लेखिका हैं तो जाहिर है कि आपको बहुत सारे पत्र भी आते होंगे, बहुत सारे प्रशंसक अपने विचार भी रखते होंगे। तो क्या कोई ऐसी यादगार घटना है जिसमें आपको लगता है कि वाकई दिल जीत लिया किसी पत्र ने? हाँ, ऐसे बहुत पत्र आए हैं। और आपको पता है कि जिस समय हमने लिखना शुरू किया तब कोई भी डिजिटल माध्यम मौजूद नहीं था। ले देकर हम लोग डाक वाली चिट्ठी के ऊपर ही निर्भर करते थे, और तब डाक से बड़े यादगार चिट्ठियाँ आया करती थी और बड़े बड़े लेखकों की आया करती थी। मेरी कहानी पढ़कर राजेंद्र यादव जी ने मुझे चिट्ठी लिखी, मन्नू भंडारी ने मुझे चिट्ठी लिखी, दूधनाथ सिंह ने मुझे चिट्ठी लिखी, और कई बार तो चिट्ठियाँ बड़ी गर्म होती थी, बड़ी अच्छी लगती थी। आत्मीयता की गर्मी उनमें बहुत होती थी। और हम उतनी ही शिद्दत से उनका जवाब दिया करते थे। मुझे आज भी याद है कि बहुत अच्छी चिट्ठियाँ मैंने पाई हैं, बहुत सी मैंने रखी, लेकिन मैंने इतने शहर बदले कि चिट्ठियाँ भी
इधर से उधर कोई हो गई। यादगार चिट्ठी जो आज भी आपके जहन में जिसकी याद ताजा है? मैंने जब बेघर उपन्यास लिखा था तब राजेंद्र यादव ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि हमने हमेशा ये माना कि उस पंजाबी सेल्समैन से ज्यादा प्रतिभा तुम्हारे अंदर है। ये पंजाबी सेल्समैन उन्होंने रविंद्र कालिया के लिए कहा था। इसी तरह से बेघर उपन्यास पर ज्ञान रंजन जो खुद बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि ममता जी, लगता है आपने एक सांस में ये उपन्यास लिखा है और आप ना सिविल लाइंस गई है, ना आपने चाट खाई है, ना आपने पिक्चर देखी है, आपने केवल इस उपन्यास को लिखा है। वाकई ये कॉम्प्लीमेंट्स बहुत संस्मरण में आपके कहीं ना कहीं झलकेंगे जरूर, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आपके लिए मैंने 10 छोटे छोटे सवाल रखे हैं रैपिड फायर की तरह, उनके जवाब आपसे त्वरित जवाब चाहेंगे। ओके, शुरू करें जी। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी? सबसे बड़ी पूंजी तो लेखन है और किताबें। जीवन का कटु सच आपके लिए क्या है? रविंद्र कालिया का चला जाना। आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता आप क्या मानती हैं? मुझे किसी से कभी ज्यादा देर नाराजगी नहीं होती, गुस्सा नहीं आता, मैं सबसे खुश रहती हूँ। और सबसे बड़ी कमजोरी आप क्या मानती हैं अपने व्यक्तित्व की? मैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ लोगों पर। सबसे प्रिय विषय क्या है जो आपके दिल के तारों को छेड़ जाता है, आपको सोचने पर मजबूर कर देता है? कहानी। सबसे यादगार पल जिंदगी का आपके लिए? जब रविंद्र कालिया मिले। एक घटना जिसने आपकी जिंदगी का रुख बदल दिया? ये फिर अगर मैं कहूँ कि रविंद्र कालिया का मिलना बहुत ही ऐतिहासिक रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे कविता से कहानी के क्षेत्र में ला दिया। लेखन की कौन सी विधा आपको सबसे ज्यादा प्रिय है? प्रिय तो मुझे कहानी है, लेकिन सुविधाजनक उपन्यास है। मौज मस्ती का आपके लिए क्या मतलब है? दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारना तो सबसे ज्यादा पसंद है। और वैसे कुछ समय पहले तक जब इलाहाबाद में थी तो मुझे चाट खाना, सिनेमा देखना और घूमना बहुत पसंद था। और अंत में आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि अकेले रहकर भी हम मगन संतुष्ट रहे, किसी से नाराज ना हो, बच्चों से कोई अनावश्यक अपेक्षा ना रखें, दोस्तों की सीमाएं और गलतियां माफ करते चलें, और वक्त बेवक्त जब कोई संकट आए साहित्य की शरण में जाए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने सामने रखी। लेकिन मेरा सवाल, कार्यक्रम का आखिर सवाल मेरा आपसे यही है कि अब आगे क्या कोई ऐसी रचना है जिसको अभी लिखने का आपका एक सपना है जो भी अधूरा है? हाँ, बहुत से इरादे हैं ममता, अभी तो बहुत कुछ लिखना है मुझे। एक किताब रवि कथा के अंतिम पृष्ठ में समय लिख रही हूँ जो रविंद्र कालिया के जीवन के बारे में और हम दोनों के जीवन के बारे में है। और एक किताब में इलाहाबाद पर एक संस्मरण लिख रही हूँ जो लगातार तद्भव नाम की पत्रिका में छप रहा है और वो मुझे पूरा करना है, उसके भी अंतिम अध्याय पर मैं हूँ। एक उपन्यास मैंने शुरू कर रखा है पापा नाम से। क्या वो आपके पापा के ऊपर है? पापा जाहिर है कि उसमें शुरू तो पापा से ही होगा, लेकिन उसमें कई पापा आ जाएंगे क्योंकि हाँ। और उसके बाद एक प्रेम कहानी पूरी करना चाहती हूँ जो मैंने आधी लिख ली है, लेकिन अभी आधी पूरी नहीं हुई है। मतलब ये मान सकते हैं कि आपके अंदर की लेखिका में वो जो जज्बा है वो कभी खत्म नहीं होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। लेखन में और जिन कार्यों को आप शुरू कर चुके हैं उन कार्यों को आप सफलतापूर्वक पूरा तो करें ही, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत सारी आपकी रचनाएं आपके पढ़ने वालों को मिलती रहे, इसी उम्मीद के साथ ढेरों शुभकामनाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थी हमारे साथ आज जानी मानी लेखिका ममता कालिया जी। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर लेकर एक और तेजस्विनी अपने साथ। फिलहाल लेते हैं इजाजत, नमस्कार।